हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। हमारी ये सीरीज़ दंगल सीरीज़ है, जहाँ पे आप सभी को पता है हमारा डेली एक सेशन लाइव चलता है सुबह 11 बजे के टाइम पे, लेकिन सैटरडे संडे या किसी छुट्टी के दिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, जैसे कि आज मिलेगा। ठीक है, टाइटल आपका क्या रहने वाला है? गांधी जी की क्षेत्रीय आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पहलू रहेंगे ये मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। सबसे पहली बात, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उनको एक वीडियो में पढ़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। उनके द्वारा किए गए आंदोलन को पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं आपको पार्ट्स में कराऊंगा, जिसमें आज का जो वीडियो रहेगा हमारा क्षेत्रीय आंदोलन, जैसे कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, इन पे फोकस रहेगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियोज़ में सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह आंदोलन, सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। भूमिका कैसे बनाएंगे इसकी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गांधी जी के बारे में, कुछ इनका बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद इन्होंने इन आंदोलन की स्टार्टिंग कैसे करी और इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने सारे आगे लिखे हुए हैं, आपको बताने का ट्राई करूंगा, समझाने का ट्राई करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए सबसे पहले गांधी जी के बारे में दो चार फैक्ट्स जो सभी को पता रहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं इसलिए क्योंकि आपको पता ही रहेगा, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। जन्म इनका 2 अक्टूबर को हुआ था। अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले महीने हमने इनका बर्थडे मनाया था, राइट। इनकी मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी 1948। पॉलिटिकल एफिलिएशन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। और इनकी अगर वाइफ की बात करें, कस्तूरबा गांधी जी इनकी वाइफ थी। ये वो बातें हैं जो सभी को पता रहती है इनके बारे में। अब हम बात करते हैं वो जो हमको सत्याग्रह यानी कि इनके आंदोलन से जोड़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आप सभी को पता है, बैरिस्ट्री करने के लिए महात्मा गांधी जी गए थे लंदन। जब बैरिस्ट्री खत्म करने के बाद यानी कि बैरिस्टर बनने के बाद ये भारत आए, तो एक प्रसिद्ध गुजरात के व्यापारी थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए इनको कहाँ जाना था? साउथ अफ्रीका, डरबन जाना था। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में थे, जो प्रसिद्ध गुजरात के व्यापारी थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, व्यापारी थे गुजरात के। ठीक है, गुजरात के व्यापारी थे। भारत वापस आने के बाद महात्मा गांधी जी इनका एक मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये व्यापारी कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में थे। और ये जाते हैं डरबन। जब गांधी जी गए डरबन, आपको पता रहेगा डरबन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, डरबन गए तो किसी को नहीं मालूम था कि गांधी जी जब डरबन जाएंगे, तो डरबन जाने के बाद वो गए थे मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए ही लड़ते लड़ते जो व्यक्ति 24 साल की उम्र में, ये गए थे 24 साल की उम्र में, यहाँ से डरबन गए थे, आए वापस कब? 46 साल की उम्र में वापस आए। जब इनकी एज 46 हो गई, तो तब जाके साउथ अफ्रीका से ये भारत आ गए। वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पे भी वो अत्याचार वैसे ही करते थे जैसे कि इंडिया में किया जाता था। तो 24 साल की उम्र में जाने वाला एक व्यक्ति 46 साल की उम्र में वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए लड़ते लड़ते इतना इन्वॉल्व हो गया कि इस उम्र में अपने देश वापस आता है। और जिस दिन ही वापस आते हैं, वो दिन कौन सा था? 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 का वो दिन था, जब ये भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। तो इस दिन इसलिए हमारे देश में क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है कई बार। तो जब ये साउथ अफ्रीका गए इनका केस लड़ने के लिए, तो मुद्दा तो ये था ही था, लेकिन वहाँ जाके इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीका में भी कुछ ऐसी पॉलिसियाँ चला रहे हैं, पॉलिसीज चला रहे हैं जो कि सही नहीं है। जैसे परमिट नीति थी, आपके एग्जाम में पूछते हैं कि नीति कहाँ से संबंधित है। परमिट नीति थी, या फिर रंग भेद की नीति आप बोल सकते हैं, जहाँ पे रेसिज्म वगैरह किया जाता था कि आप लोग काले हैं, हम लोग गोरे हैं, इस तरीके का। तो परमिट नीति, रंग भेद नीति, इनके खिलाफ साउथ अफ्रीका के लिए ब्रिटिशर से कौन लड़े? वहाँ जाने के बावजूद भी गांधी जी लड़े। तो गांधी जी को इतना एक्सपीरियंस था, देखो 24 साल की उम्र में गए, 46 साल की उम्र में वापस आए, इतने गैप में बीच में साउथ अफ्रीका में एक अन्य देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो एक इनको अच्छा खासा अनुभव था कि ब्रिटिशर्स कैसे काम करते हैं, उनकी पॉलिसी क्या, उनका माइंडसेट क्या है, और उनको हराना कैसे है, उदारवाद से कि उग्रवाद से, अहिंसा से कि हिंसा से। ये इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सपीरियंस था, जो कि भारत के लोगों के अंदर ये छोटी सी कमी देखी जाती है। तो ये वापस आए यहाँ पे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से। ठीक है, ये एक मोटी मोटी भूमिका थी। हम स्टार्ट करेंगे इनके भारत आने के बाद, जब ये भारत आए इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है ये क्या है? हमारा इनके क्षेत्रीय आंदोलन। जब भी भारत आते हैं तो होता क्या भारत आने के बाद? देखिए, जब भी यहाँ पे भारत वापस आए, तो यहाँ पे एक व्यक्ति से ही मिलते हैं, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये भारत वापस आए,
तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स है वैसा ही कुछ जैसा कि साउथ अफ्रीका में चल रहा था, जिसके खिलाफ ये लड़के आए थे, वही चीज़ें यहाँ पे भी कर रहे हैं। इनको लगा कि ये हमें नहीं सहना चाहिए, तो मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस संबंध में ये मिलते हैं किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से। जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं तो ये व्यक्ति इनको बताते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते हैं कि अभी आपको भारत के लोगों के साथ रहने का उतना एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में वो सारी चीज़ें नहीं जानते हैं जो आप अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में जानते थे। तो आपको मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, पहले भारत के एनवायरनमेंट को, भारत के लोगों को, यहाँ के रहन सहन को आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, यहाँ के मुद्दों को जान लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपना कोई ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए कि आपको किस रास्ते में जा कर के भारत के लिए कुछ भी मूवमेंट आगे करने हैं। क्या वो उदारवाद होना चाहिए या फिर वो उग्रवाद होना चाहिए, आपको यहाँ समझने के बावजूद ही इस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी महात्मा गांधी जी को। उन्होंने कहा कि हाँ, एक अनुभवी व्यक्ति जैसे गोपाल कृष्ण गोखले अगर मुझे राय दे रहे हैं तो इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं। तो इनकी बात को मानते हुए ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे आने के बाद ये पहले भारत के जनमानस को, यहाँ के लोगों को समझने का ट्राई करते हैं। समझने के ट्राई में ये क्या करेंगे, कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि छोटे छोटे क्षेत्रीय मुद्दों को यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे कि क्षेत्रीय स्तर पे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन किन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। और उन्हीं समस्याओं को जानते हुए, जानते जानते क्या है, इन सत्याग्रह जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हम लोग आज पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक है, उनकी तरफ इस माइंडसेट के तहत ये बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब जब ये भारत में आए थे, इस टाइम पे आने के बाद पहले भी ये 2 बार कांग्रेस के सेशंस में जा चुके थे। आपको पता है कि इस टाइम पे कांग्रेस यहाँ पे बन चुकी थी, 1885 में बन चुकी थी और अभी तो 1915 चल रहा है। तो जब ये यहाँ पे आए तो कांग्रेस ऑलरेडी यहाँ बन चुकी थी और कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन या एक सेशन यहाँ पे हुआ करता था। तो इसी संबंध में 1916 में, 1916 में इनके भारत आने के 1 साल बाद कांग्रेस का सेशन होता है। कौन सा? लखनऊ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और इस लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। अब इसमें गए कौन? महात्मा गांधी जी गए। तो जब इस सेशन में जाते हैं, इस लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं 1916 में, तो यहाँ पे इनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। उनका नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनका नाम रहेगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इनको मिलते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि गांधी जी पीछे बैठे हुए हैं, सारे लोगों को देख रहे हैं कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, उदारवादी क्या बोलते हैं, उग्रवादी क्या बोलते हैं, भारत के मुद्दे क्या है, इसको समझने का ट्राई यहाँ पे कर रहे हैं। इसी बीच रामचंद्र शुक्ल से इनकी मुलाकात इसी सेशन में होती है। तो रामचंद्र शुक्ल को मालूम पड़ता है कि ये गांधी जी अभी वर्तमान में अपना फोकस रखे हुए हैं क्षेत्रीय मुद्दों को समझने के लिए। तो ये व्यक्ति गांधी जी को लेकर चलते हैं कहाँ? चंपारण। बिहार में जगह एक चंपारण, क्योंकि इनको एक ऐसा मुद्दा पता है कि जो ये इनको लगता है कि गांधी जी को बताया जाना चाहिए, इनको समझाया जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति इनको लेके चलते हैं कहाँ पे? चंपारण। अब चंपारण में क्या होता है, चंपारण क्यों लेके, इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, ये सारा भूमिका हो चुकी है, अब हम ये मिटा लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल इनको लेके आए कहाँ पे? चंपारण। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। एक व्यक्ति थे मैथिली शरण गुप्त, आपको नाम पता रहेगा। ठीक है, लेकिन आज आपको ये कास्ट देखने के लिए नहीं मिलती है, शुक्ल नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, बहुत कम कहीं भी मिलेंगे तो, या साथ साथ गुप्त, ये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या देखने को मिलते हैं आपको? शुक्ला और गुप्ता। ये कैसे आए? ये इन्हीं का फीमेल वर्जन है। एक्चुअली पहले क्या था, जो शुक्ल है ये मेल वर्जन हुआ करता था। ठीक है, ये होते थे मेल, मतलब जो मेल है उनके कास्ट में क्या लगेगा? शुक्ल, और फीमेल रहेंगी तो शुक्ला। गुप्त रहेंगे तो मेल, गुप्ता रहेंगी तो फीमेल। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, आज के टाइम पे हर कोई व्यक्ति शुक्ला या गुप्ता का ही यूज़ कर रहा है। ऐसे अन्य कास्ट भी होती है, ये आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता दिया। ठीक है, चलिए। तो अब आ गए कहाँ पे? चंपारण में आ चुके हैं। चंपारण में आने के बाद क्या होता है देखिए, चंपारण, जैसे कि भारत में ब्रिटिशर्स तो थे ही थे, चंपारण में क्या चल रहा था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स नील की खेती करा रहे थे। ठीक है, नील क्या होता है? इंडिगो। यहाँ पे इंडिगो की खेती किसान किया करते थे। इंडिगो मतलब नील की खेती किया करते थे। लेकिन इस नील की खेती की एक बुराई थी, जहाँ पे भी नील की खेती की जाएगी ये उस खेती को क्या कर देंगे? बंजर। जिस ज़मीन पे ये नील की खेती की जाएगी वो ज़मीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाया करती थी, और ये किसानों के लिए सही बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? दूसरा ये था कि जो नीलहे ठेकेदार हुआ करते थे, नीलहे ठेकेदार मतलब जो इस नील की खेती के कॉन्ट्रैक्टर थे, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हुआ करते थे इस नील के लिए। वो जो नीलहे ठेकेदार थे, इन किसानों को जो कि नील की खेती अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं उनको उचित मूल्य नहीं दिया करते थे। और यही कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप इसको आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये लोग इनको उचित मूल्य नहीं दिया करते थे।
इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया, 1917 का ये टाइम है। अब 1917 का टाइम आप याद करो, ये कौन सा टाइम है, वर्ल्ड वॉर का। इस टाइम पे यहाँ पे पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। पहला विश्व युद्ध चलने के कारण यहाँ पे जो नील है इसकी मांग यूरोप में कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का काफ़ी पैसा बर्बाद हो चुका था। उनके पास मतलब इतना पैसा नहीं था कि वो बहुत जगह खर्चा करें फालतू में, और नील उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं, केवल कपड़ों को रंगने के लिए काम आता था, बाकी ऐसा कुछ काम वो आता नहीं था। तो ये था वर्ल्ड वॉर का टाइम, विश्व युद्ध का। और यूरोप में इस नील की मांग क्या हो गई, डाउन हो गई, कम हो गई। अब वहाँ पे मांग इसकी कम है, उसके बावजूद भी ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे इनसे इस नील की खेती कराया करते थे। अब इसका नुकसान क्या होगा, इनकी ज़मीन बंजर होगी, और ऐसी खेती ये कर रहे हैं जिसकी मांग कम है, मार्केट में तो बिक नहीं रहा है, उसकी खेती इनको करनी पड़ रही है, और बंजर हो रही है ज़मीन, और उस बंजर ज़मीन पे कुछ और उगा नहीं सकते। उसके बावजूद भी इन्होंने इनको टैक्स अपना देना ही देना है ब्रिटिशर्स को। तो इतना चौतरफा अत्याचार कौन झेल रहा था, किसान यहाँ पे झेल रहे थे। और इसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किसको बुलाया, महात्मा गांधी जी को चंपारण में बुलाया, और इस सिचुएशन से यहाँ पे इनको अवगत कराया। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, जर्मनी, आपको एक देश पता रहेगा, ठीक है, जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया उस समय पे, जैसे यहाँ पे कपड़े रंगने के लिए नील का इस्तेमाल करते थे यहाँ पे या यूरोप में, यहीं से यूरोप में जाता था, जर्मनी ने इसी टाइम पे आर्टिफिशियल नील, ठीक है, आर्टिफिशियल नील या फिर कृत्रिम रंग बोल सकते हैं, कृत्रिम रंगों का यहाँ पे उत्पादन कर लिया था। अब इससे क्या होता था, अब इनको नील की ज़रूरत थी ही नहीं। एक तो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में इसकी मांग कम हो गई थी, दूसरा ये आर्टिफिशियल रंग का उत्पादन करने की वजह से जो बची खुची मांग थी वो भी इनकी ख़त्म होती जा रही थी। और इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं कौन होंगे, कौन, किसान। दोबारा याद रखेंगे क्या क्या रीजंस मैंने बताए। सबसे पहला, इंडिगो की खेती से क्या होता है, ज़मीन होती है बंजर, इस बंजर ज़मीन पे आप कुछ भी उगा नहीं सकते, उसके बावजूद भी आपको ब्रिटिशर्स को टैक्स देना है, तो ये किसानों के ऊपर एक बर्डन होता था। दूसरा, जो नील की खेती करते थे उनको उचित मूल्य ये ठेकेदार नहीं दिया करते थे, दूसरा रीज़न था इनके असंतोष का। तीसरा, वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में इस नील की खेती या नील की मांग कम हो गई थी, उसके बावजूद भी इनको यहाँ पे इसको उगाना पड़ता था। ये हो गया आपका तीसरा रीज़न। और चौथा रीज़न, जर्मनी ने आर्टिफिशियल रंग यानी कि कृत्रिम रंगों का उत्पादन कर लिया था, जिससे बच्चे कुछ डिमांड भी कम हो गई थी। तो चार रीजन्स ऐसे बनते हैं, मेजर रीजन्स, जिसकी वजह से नील की खेती करना अब यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी खेती कराई जा रही थी। ये इशू एड्रेस कराया चंपारण में रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को। अब महात्मा गांधी जी ने देखी ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये तो सब गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के ये जाते हैं चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो वहाँ पे कलेक्टर थे उनके पास जाते हैं, जिलाधिकारी के पास जाते हैं, और बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब पूरा एड्रेस यही चीज़ इशू कराते हैं उनको, बोलते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। और ये ऑलरेडी ब्रिटिशर का पक्ष का, तो ये बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको आपकी मांगे हम ये सारी की सारी पूरी नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से निकल जाओ। तो गांधी जी को यहाँ से भगा दिया जाता है। तो जब ये जाते हैं तो जाने के बाद मिलते हैं किसानों से, ठीक है, किससे मिले गांधी जी, गांधी जी मिले किसानों से। और जब भी किसानों से मिलते हैं तो वहाँ पे उनकी समस्याओं को और जटिलता से समझते हैं। तो किसानों से केवल मिलते ही नहीं हैं, बल्कि अच्छा, गांधी जी बोलने के बहुत अच्छे थे, मतलब इनको काफ़ी अच्छे एक ओरेटर हुआ करते थे, बोलना इनको अच्छा था, मतलब भाषा भले उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन बोलते ऐसे थे कि सामने वाला इनसे प्रभावित हो जाता था, ठीक है। तो ये किसान इनसे मिलते हैं, किसान के साथ साथ अन्य लोग भी मिलते हैं, और यहाँ पे उनका एक जुलूस या एक जमावड़ा वो खड़ा कर देते हैं, और आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं किसके खिलाफ, इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसे वो क्या बोला गया, चंपारण सत्याग्रह बोला गया। अब देखा इस कलेक्टर ने कि यार ये तो ज़्यादा, ये व्यक्ति वैसा तो नहीं है जैसे आम इंडियंस होते हैं, क्योंकि आज तक कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने उठाई और लोगों को इकट्ठा भी किया, भीड़ भी जमा कर दी, और उसको इनके खिलाफ लेके भी आ गया। तो इनकी इन मांगों को यहाँ पे पूरा किया गया, गांधी जी की बातों को सुना गया, और बोला गया कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंदोलन धीरे धीरे खत्म होता है और अपने मकसद में पूरा होता है और सफल हो जाता है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी किसकी थी, चंपारण सत्याग्रह की थी, जिसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है जो मैंने आपको बताई। इस बीच में एक पॉइंट और था, तीन गठिया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा, तीन गठिया, ठीक है। अब ये तीन गठिया क्या है, तीन गठिया पद्धति हुआ करती थी। तीन गठिया पद्धति क्या थी, जिसका विरोध यहाँ के लोग करते थे, इंडियंस लोग, या गांधी जी ने भी किया। अब आपको तो एक बीघा होता है ना, एक बीघा, एक बीघे में कितने कट्ठे होते हैं, 20, ठीक है, 20 कट्ठे आप बोल सकते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने अनिवार्य कर दिया
कि किसी की अगर एक बीघा ज़मीन है, एक बीघा मतलब 20 कट्ठे ज़मीन है, तो उसके 3 भाग में यानी कि 3 कट्ठे में आपको क्या करना पड़ेगा, इस नील की खेती को करना पड़ेगा। 20 में से 3 भाग में आपको क्या करना है, इस नील की खेती को करना है। इसको क्या बोलते थे, 3 कठिया पद्धति बोला जाता था। और इतना हिस्सा समझ लो आपका क्या हो गया, बंजर हो गया बाद में, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम या पद्धति थी जिसका विरोध किया किसने, यहाँ के किसानों ने, और यहाँ पे गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। तो ये था इनका पहला आंदोलन जो कि इनका सफल रहता है। उसके बाद इनका आता है कौन सा, दूसरा आंदोलन। और दूसरा आंदोलन क्या था, चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि इन्हें आगे लिखा भी रहेगा कहीं पे। ये सारा यहाँ पे लिखा है, PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसको समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको देख लेनी है, ठीक है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, गुजरात में है अहमदाबाद, आप सभी को पता रहेगा। अहमदाबाद में क्या होता था, यहाँ पे कपड़े का व्यापार होता ही था पहले से ही, और अभी भी होता, आप देखेंगे वहाँ पे मिल वगैरह हैं काफ़ी सारी। तो कपड़े का यहाँ पे कई ज़्यादा उत्पादन या व्यापार यहाँ पे किया जाता था अहमदाबाद में। अब यहाँ पे क्या था, इस टाइम पे यहाँ पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग बीमारी होती है, प्लेग, ये फैला हुआ था। अब आपको पता रहेगा कि जैसे कोई कंपनी में काम करता है, मिल में काम करते हैं, तो उनको बोनस दिया जाता है, राइट। बोनस क्या होता है कि मान लो आपकी एक्स सैलरी है, ठीक है, इस महीने की सैलरी आपकी एक्स है, आपको अगले 2 महीने की सैलरी उस कंपनी या मिल ने दे दी, आपको 2x कर दी, टोटल मिला के 3x दे दी आपको। तो आपको बोला कि आपके अगले 2 महीने की सैलरी हम इस महीने दे रहे हैं, आपका बोनस होता है, बेसिकली हम बोनस आपके लिए कर रहे हैं, तो ये आपका बोनस होता है। तो यहाँ पे फैला हुआ था इस टाइम पे प्लेग, और ये बात है कहाँ की, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की बात है। अब जो ये मिल मजदूर थे, ये इनकी डिमांड क्या थी कि हमको प्लेग का बोनस दिया जाए, प्लेग बोनस दिया जाए, ठीक है, प्लेग बोनस कितना दिया जाए, 50%। ये बोलते थे कि हमारी सैलरी का 50% हमें बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो प्लेग फैला हुआ है, तो इस वजह से हमें ये बोनस दिया जाए। और इनकी ये बात को ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, या फिर ये मिल मजदूर या मिल के जो मालिक थे वो नहीं मान रहे थे। तो ये चीज़ को एड्रेस करने के लिए अहमदाबाद कौन आते हैं, गांधी जी आते हैं, ठीक है। कौन आए यहाँ पे, गांधी जी। अब जब यहाँ पे आए गांधी जी, तो इन्होंने इनकी बातों को सुना, इन्होंने बोला कि हाँ भाई ये बात ठीक है, प्लेग जैसे घातक बीमारी, और इससे लड़ने के लिए आपको सब चीज़ें चाहिए, तो पैसा भी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हाँ, इनको 50% बोनस दिया जाना चाहिए। लेकिन इस समय तक गांधी जी से वाकिफ़ कौन हो चुके थे, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने इनकी बात को रखने के लिए क्या बोला कि हम आपको 20% बोनस देने के लिए तैयार हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियली ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपको कितना बोनस देंगे, 20% बोनस आपको देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस बात पे कौन राजी नहीं होते हैं, गांधी जी और ये किसान यहाँ पे राजी नहीं होते। किसान मतलब मिल मजदूर राजी नहीं होते। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। इनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ वही बोलूँगा जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो इस चीज़ के लिए कौन राजी नहीं होते हैं, गांधी जी या फिर ये मिल मजदूर यहाँ पे राजी नहीं होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, ध्यान देना, जो यहाँ पे गांधी जी हैं, जब ये अहमदाबाद में या यहाँ पे रहा करते थे गांधी जी, एक व्यक्ति थे, उनका नाम अम्बालाल, ठीक है, अम्बालाल इनका नाम हुआ करता था। अब ये अम्बालाल थे कौन, ये अम्बालाल कौन थे, अम्बालाल थे एक यहाँ के प्रसिद्ध मिल के मालिक, ठीक है। अम्बालाल थे मिल के प्रसिद्ध मालिक, लेकिन इसके साथ साथ ये अम्बालाल महात्मा गांधी जी के फ्रेंड या फिर इनके दोस्त भी हुआ करते थे। और इसी अम्बालाल के घर में कौन रहते थे, महात्मा गांधी जी रहा करते थे, ठीक है। अम्बालाल मिल का मालिक, जिसके खिलाफ मिल के मजदूर विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उसी अम्बालाल के घर में कौन रह रहे हैं, महात्मा गांधी जी रह रहे हैं। स्थिति समझिए, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी जी की स्थिति को आप देखिए और उनके विचारों को आप देखिए, तो आप जानेंगे कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए गांधी जी को बहुत आसानी से उनको अब्यूज़ करते हैं। कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, और उस परिप्रेक्ष्य को छोड़ के आज के परिप्रेक्ष्य में उनके खिलाफ क्या बनाते हैं, अपनी भावनाएं बनाते हैं। जबकि हमें समझना चाहिए कि उस टाइम पे क्या नज़रिया था, उस टाइम का माहौल कैसा था। उसके बावजूद भी महात्मा गांधी जी ने क्या कुछ नहीं किया अपने देश के लिए, तब जाके इनको महात्मा बोला गया। और आज नोटों में भी इनकी तस्वीर छपती है। एक दिन आपके लिए मैं बताऊँगा आपको महात्मा गांधी जी को महात्मा क्यों बोला जाता है, इनके क्या क्या ऐसे काम थे जिससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कम से कम यूथ के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो ऐसे व्यक्ति को पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अन्य लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सारे लोगों ने अपने अपने जगह पे काम किए, लेकिन इनका जो नज़रिया था, जो भारत में रहा भी नहीं और भारत में बाद में आने के बाद एक उदारवादी तरीके से आगे बढ़ा, उसके बाद भी सारे उग्रवादियों को, क्रांतिकारियों को, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ा और देश को आज़ाद कराया। तो कुछ ना कुछ तो इसका माइंडसेट रहा होगा।
ये बोलते थे चरखे से आज़ादी मिली, चरखा कातने से आज़ादी मिली। तो इस पे काफ़ी आपने देखे होंगे मीम्स बनते हैं, जोक्स बनते हैं कि देखो ये बोलते हैं चरखा कातने से आज़ादी मिली, लेकिन चरखा कातने का आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे, एक दिन आपको बताऊंगा चरखा कातने से किस तरीके से हमारे भारत के लोगों को इकोनॉमिक लिबर्टी मिली, आर्थिक आज़ादी मिली। यहाँ पे कॉटन का उद्योग था हमारे भारत में, जो कि शिफ्ट कर दिया गया ब्रिटेन में। कपड़ा तक हम अपना नहीं पहन सकते थे, और कपड़ा जो पहनेंगे उस पर टैक्स लगेगा किसका? ब्रिटिशर्स का। जो कपड़ा आप उत्पादित करोगे उस पर टैक्स लगेगा किसका? ब्रिटिशर्स का। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस को चारों तरफ से घेर दिया था। उसके बावजूद भी चरखा काट के कम से कम अपने लिए आप धागे का यूज़ करो, कपड़े का यूज़ करो, और अपने लिए कपड़े पहनने के लिए आप कपड़ों को बनाओ। तो ये मतलब था चरखा काटने से, और उस स्थिति में कम से कम आपको ब्रिटिशर्स पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और ये इकोनॉमिक लिबर्टी किसने दी भारत को? गांधी जी ने दी। ऐसे इनके कई सारे काम थे जो हम फ्यूचर में समझेंगे। बहरहाल वापस आते हैं यहाँ पे। तो अंबालाल के घर में ही रहा करते थे, और अंबालाल है मिल के मालिक, जिनके खिलाफ मिल के मजदूर विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब अंबालाल को ये कॉन्फिडेंस पूरा होता है कि क्योंकि ये मेरे मित्र भी हैं महात्मा गांधी जी, मेरे घर पे रह भी रहे, इनको मैं बातों में समझा दूंगा कि ये चीज़ सही नहीं है, हम जितना 20% जो आपको या इनको बोनस दे रहे हैं उस पर आप राज़ी हो जाइए। और इस चीज़ से बिल्कुल मतलब निश्चिंत थे कि हम इनको मना ही लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं और मेरे घर पे भी रहे। तो ये चीज़ उन्होंने ट्राई भी किया, गांधी जी को बताया भी कि ऐसा ऐसा है, ऐसी बात है, आप मान जाइए इस चीज़ के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी यहाँ पे साफ साफ इनको बोलते हैं कि देखिए हम आपके मित्र ज़रूर हैं, या फिर हम आपके घर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन अगर इस शर्त पे हमें आपकी मित्रता स्वीकार करनी पड़ती है तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं रहेगा। जो मुद्दा है वो मुद्दा रहेगा, जो हमारी मांग है वो हमारी मांग रहेगी। अब मित्रता अपनी जगह पे है और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। अगर आप चाहें तो मैं आज के आज, अभी के अभी आपके घर से जा सकता हूँ, कमरा छोड़ सकता हूँ, लेकिन हमारी मांग ऐसी की ऐसी जस की तस रहेंगी। तो इस हद तक रिजिड थे अपने थॉट्स में कौन? महात्मा गांधी जी। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत किया करते थे, और उसके साथ इस तरीके से खड़ा रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे अंबालाल की एक बहन थी, इनकी सिस्टर थी अनुसुईया बेन, इनका नाम काफ़ी बार लिया जाता है, अनुसुईया बेन साराभाई, यहाँ पे लिखा भी है। अनुसुईया बेन किसका साथ देती हैं? महात्मा गांधी जी का साथ देती हैं। तो इनकी बहन ने साथ दिया किसका? महात्मा गांधी जी का। और महात्मा गांधी जी तो थे ही यहाँ पे नेतृत्व करता। तो ये दोनों समझाते हैं इनको, और ब्रिटिशर्स को और इनको समझाते हैं, और बाद में आकर के जो उनके बीच डील होती है, फाइनल डील कहाँ पे आके अटकती है? 35% पे। ये मांग कर रहे थे 50% की, वो देना चाहते थे 20%, लेकिन जो डील हुई कहाँ पे हुई? 35% पे आके अटक गई। और संतुष्ट रहे किसान भी, महात्मा गांधी जी भी, और ब्रिटिशर्स भी। और इस तरीके से जो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था वो भी सफल हो जाता है। किसके विरुद्ध था? मिल मालिकों के विरुद्ध। इन्हीं मिल मालिकों में से एक कौन था? अंबालाल, जिसके घर पे महात्मा गांधी जी रहा करते थे। विद्रोह का कारण क्या था? यहाँ पे लिखा रहेगा प्लेग बोनस। ठीक है, इसको वापस लीजिए, और वेतन वृद्धि। ठीक है, जो 20% था उसको वापस लेके हमें 50% दीजिए। परिणाम, मिल के मालिकों ने वेतन में 35% की मांग स्वीकार करी, और गांधी जी का प्रथम अनशन आंदोलन सफल रहा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था आपका कौन सा? चंपारण। पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। और पहली बार भूख हड़ताल कब करी? इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में करी। दो क्वेश्चन बन गए, दो फैक्ट बन गए यहाँ पे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला सत्याग्रह चंपारण, और पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में करी। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा सत्याग्रह तो मतलब सत्य के लिए आग्रह है, तो इतना छोटा मीनिंग इसका नहीं है सत्याग्रह का। गांधी जी के सत्याग्रह का आंदोलन क्या था कि हमें क्या करना है? अहिंसक रूप से अपनी मांगों को मनवाना है, और अपने उद्देश्य तक पहुंचना है अहिंसक तरीके से। आपको हिंसा वहाँ पे नहीं करनी है, सत्य का आग्रह करना है। तो ये था आपका सत्याग्रह। कभी हम देखेंगे सत्याग्रह क्या है, कैसा है। एक आंदोलन भी आगे चला था, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, चलिए, ये था आपका क्या? अहमदाबाद। अब हम आज का लास्ट आंदोलन देख लेते हैं, जो है आपका खेड़ा सत्याग्रह। ये अब बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं बताना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे मेन आपका चंपारण था, उसके बाद ये छोटे छोटे आंदोलन है। अब ये क्या था आपका? मोहनलाल पांडे, ML पांडे, जिनका नाम जो है, देखो ध्यान रखना कि 1917 में आपका चंपारण था, उसके बाद 1918 में आपका अहमदाबाद मिल मजदूर, और 1918 में ही क्या चलेगा? आपका खेड़ा सत्याग्रह भी चलेगा। ठीक है, ये तीनों आपके, ये दो आपके 1918 में, और पहला वाला 1917 में चलेगा। और ये पूरा का पूरा टाइम कौन सा है? विश्व युद्ध यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर का ही ये टाइम है। खेड़ा कहाँ पे है? खेड़ा एक जगह है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ये है कहाँ पे? गुजरात में। महात्मा गांधी जी
वॉज इन्वाइटेड एंड ही ज्वाइन द मूवमेंट ऑन 22 मार्च 1918। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह के लिए 1918 में गांधी जी को इन्वाइट किया गया था। कहाँ पे? क्योंकि इस टाइम तक काफ़ी ये यहाँ पे क्या हो चुके थे, फेमस हो चुके थे और इनको बुलाया गया था यहाँ पे। ठीक है। अब खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा में होता ये है, यहाँ पे किसानों की फसल क्या हो जाती है, यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। ठीक है। अब अनफोर्चुन कंडीशंस होती हैं, किसानों की फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उसके बावजूद भी ना ही इनके लोन को माफ़ किया गया। अब फसल बर्बाद है तो ये रेवेन्यू या फिर टैक्स वगैरह कैसे जमा करेंगे? ना ही इनके टैक्स को माफ़ किया गया। इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे अब इनकी फसल बर्बाद हो गई है किसी वजह से या मौसम की वजह से, तो इनको यहाँ पे क्या क्या किया जाए, इनके लोन को माफ़ किया जाए और इन पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को भी रिलीफ दिया जाए, उसको भी एमिट किया जाए। लेकिन ये चीज़ें ब्रिटिशर्स ने नहीं करी, तो इसके लिए किसको बुलाया गया? महात्मा गांधी जी को बुलाया गया 1918 में। इन्होंने इस मूवमेंट को 22 मार्च को क्या किया, ज्वाइन किया, या इसको यहाँ पे इसमें जुड़ गए और यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने भी इसका साथ दिया, इनका साथ दिया यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, इन दोनों ने इनका यहाँ पे साथ दिया और लास्ट में आकर के इनकी डिमांड को यहाँ पे पूरा किया गया, लोन्स को माफ़ किया गया और यहाँ पे जो टैक्स था उसको भी यहाँ पे एमिट किया गया। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, 2-4 लाइन्स है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके लिए जो कि इसमें बताया जाए। ठीक है। तो ये 3 आंदोलन थे आज के। आई होप आपको समझ में आए होंगे कौन कौन से। खेड़ा सत्याग्रह, उसके अलावा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और चंपारण आंदोलन। ठीक है। चंपारण चंपारण सबसे ज़्यादा मेन है यहाँ पे आपके लिए। आज हमने देखे क्षेत्रीय आंदोलन, ये कौन से हैं आपके? क्षेत्रीय। अगले पार्ट में आपके लिए मैं सविनय अवज्ञा या फिर सत्याग्रह, जो इन्होंने इसके बाद ये राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करना स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज में जाएंगे, सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए जहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी जी को जानेंगे, जो उनके लिए आज एक गलत विचार कुछ लोगों के मन में है, उनको दूर करने का ट्राई करेंगे कि हाँ क्या गलत फहमियाँ हैं और क्यों आज के परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर रखते हुए हमको उनके उस व्यू को नहीं देखना चाहिए हमें, बल्कि उस परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में रह करके इन्होंने सारे के सारे डिसीजंस वहाँ पे लिए थे। ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज का। ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑब्वियसली, अगर वीकेंड नहीं होता तो ये आपका लाइव फॉर्म में चलता, आप क्वेश्चन पूछते, लेकिन कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसको मैं यहाँ से अन्य वीडियो में या फिर कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करूँगा। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, दंगल सीरीज़, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपके एसएससी, आईबी, डिफेंस या कोई भी एग्जाम जो आपके रहते हैं जहाँ पे सेम सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है, उसकी तैयारी आपको इस सीरीज़ के माध्यम से कराई जाती है। आप इस सीरीज़ को देखेंगे, जुड़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। कोई आपकी सुझाव है, आपके सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करके हम यहाँ पे और भी ज़्यादा सुधार करने का ट्राई इसमें ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।